जरूरी नहीं कि इंतजार सिर्फ अपनी पसंदीदा चीजों का ही किया जाए। कभी कभी हमें उन चीजों का भी इंतजार करना पड़ता है जिनसे हमें नफरत होती है। इसीलिए मैं भी आज दुल्हन बने बैठी अपने सबसे नापसंदीदा इंसान का इंतजार कर रही थी। वो नापसंदीदा इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था, जिससे थोड़ी देर पहले मेरा विवाह हुआ था। मेरा आलीशान कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था, लेकिन काश कमरे की तरह मेरा हमसफर भी खूबसूरत होता। लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने अपना कपड़ा भी नहीं बदला था, ना ही जेवरात से खुद को आजाद किया था। दिल तो चाह रहा था कि इस इंसान के दिए हुए जेवरात को नोच कर फेंक दूं, उसका दिया हुआ कपड़ा भी फाड़ फाड़ कर अपने शरीर से जुदा कर दूं। मैं अपनी बर्बाद जवानी के गम में थी। मैं अपनी इसी सोच में थी कि दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मैंने जानबूझकर अपना हुलिया नहीं बदला था, ताकि मैं उसे एहसास दिला सकूं कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और वो मेरे मुकाबले में कितना आम सा है। जब वो मेरे करीब आकर बैठा तो मुझे हूर के गले में पड़ा लंगूर वाला मुहावरा अपने हालात पर शाब्दिक लगा था। उसने मुझे देखकर मेरी तारीफ की कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, तो बदले में मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो। काश मैं भी तुम्हारी तारीफ के जवाब में तुम्हें खूबसूरत कह सकती, लेकिन शायद अफसोस कि तुम इस बात के लायक नहीं हो कि तुम्हारी तारीफ की जाए। ऐसा कहकर मैंने उसके दिए हुए तमाम जेवरात नोच फेंकी, अपना हेयर स्टाइल उजाड़ दिया। फिर उसके दिए हुए कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिर मैंने 1 लाख रुपए वाला मेकअप साफ किया और अपना चेहरा आईने में देखने के बाद दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानबूझकर वॉशरूम से देर से बाहर निकली ताकि मेरा पति सो जाए, लेकिन मैं बाहर आई तो वो कमरे में नहीं था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और कमरे का दरवाजा लॉक करके सो गई। मैंने सोचा था कि मुझे बहुत हंगामा करना पड़ेगा और अपने पति से बहुत बुरे तरीके से पेश आना पड़ेगा ताकि वह मेरे पास ना आए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो खुद ही खामोशी से एक तरफ हो गया। उसने मेरे मामले में किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं की। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन एक मिडिल क्लास घराने से थी, और जब मेरे लिए एक बहुत ही अमीर औरत अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई तो सबने अच्छा समझकर उसे कबूल कर लिया। जब मैंने लड़के की शक्ल देखी तो मुझे एक आंख भी नहीं भाया था। उसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं था। वह बहुत बदसूरत था। मैंने बहुत हंगामा किया, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक भी ना सुनी थी, क्योंकि वो सब पैसे के मारे हुए थे और उन्हें इस अमीर घराने की सूरत में अपना भविष्य बेहतर महसूस हो रहा था, और मेरी सास को अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन चाहिए थी। और मेरी खूबसूरती देखकर वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए मचल उठी थी। जब मेरे अपने घर वालों पर बस नहीं चला तो मैंने तय कर लिया था कि मैं उन दोनों माँ बेटे का जीना तंग कर दूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। उन दोनों ने मेरी गरीबी का फायदा उठाया था। अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए मुझे खरीद लिया था। मेरे जज्बात और मेरे एहसास की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास ने मेरे मायके वालों को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और मैंने अपने मायके वालों से हर किस्म का रिश्ता खत्म कर दिया था और उनसे कहा था कि आगे की जिंदगी में मैं उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं जितना खूबसूरत थी, मुझे पैसे की नहीं, अच्छी शक्ल सूरत की जरूरत थी। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन अच्छी शक्ल सूरत हर किसी के पास नहीं होती। इस जबरदस्ती की शादी के बाद मैं बदतमीजी पर उतर आई थी। मैंने फैसला कर दिया था कि मैं इस घर को तहस नहस कर दूंगी, इस घर की मालकिन का सुकून खराब कर दूंगी। यह घर देखने में बहुत खूबसूरत और आलीशान था, लेकिन जितना बड़ा ये घर था उतना ही मुझे उसके अंदर रहने में घुटन महसूस हो रही थी। सच कहते हैं, इंसान का जहाँ दिल न लगे वहाँ कितना ही सुकून क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं होता। इस घर में नौकर चाकर थे, जिंदगी की हर सुख सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन वो नहीं था जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि
मर्द की शक्ल कौन देखता है, तो मैंने कहा था कि मुझ जैसी खूबसूरत पत्नी तो जरूर पति की शक्ल देखती है। सुबह शाम दिन रात मर्द की शक्ल देखती है। अगर वही पसंद की ना हो तो फिर पत्नी किधर जाए। मैंने अपनी माँ से कहा था कि चंद दिन की बात नहीं है किसी को बर्दाश्त करना, ये उम्र भर की बात है। एक चेहरा सारी जिंदगी देखना पड़ता है, और अगर वही एक चेहरा पसंद ना हो तो फिर लड़की क्या करे। शादी के दूसरे रोज मेरी सास की सहेलियां मुझे देखने के लिए आई, तो मैंने उनके सामने खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से मेरी सास को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मैंने सोचा इस हंगामे के बाद तो मेरी सास किसी को घर बुलाना छोड़ देगी, अब ये दोबारा किसी को घर नहीं बुलाएगी। और वैसा ही हुआ। सास ने दोबारा किसी को घर नहीं बुलाया। सास की हालत देखकर मुझे कुछ सुकून मिला था। जो लोग मुझे बर्बाद किए थे, उन्हें परेशान देखकर मुझे सुकून ही तो मिलना था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। मैं हर दिन कोई न कोई ऐसा बहाना ढूंढती थी जिसकी वजह से मेरी सास और मेरे पति को परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे देखकर वो दोनों बिल्कुल खामोश हो जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। अगर मुझे कुछ कहते तो उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी, क्योंकि मैं बदले में बदतमीजी पर उतर आती थी। वो लोग शरीफ लोग थे, इसलिए खामोश हो जाते थे। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें इतना तंग कर दूंगी कि आगे 7 नस्लों तक ये लोग कभी भी किसी गरीब लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जब मुझे इस सब से भी चैन न मिला तो मैंने एक नया काम शुरू कर दिया। मैं रोजाना शाम को छोटे कपड़े पहनकर ड्राइवर के साथ घर से निकल जाती और सारी रात बाहर गुजारती। सुबह के टाइम वापस आती। मैंने ऐसी जगहों को चुन लिया था जहां पर अमीर लड़के और लड़कियां जाते थे। शहर में इस तरह की बहुत सारी जगह थी जो कि खास अमीर नौजवानों के लिए बनाई गई थी, और वो लोग वहीं सारी रात गुजारते थे। दूसरे देशों में ऐसी जगहों को नाइट क्लब का नाम दिया जाता था, लेकिन हमारे देश में ऐसी जगहों का कोई खास नाम नहीं था। हमारे देश में ऐसी जगह को छुपाकर इस्तेमाल की जाती थी ताकि कोई पुलिस का छापा न लग जाए। मैं भी ऐसे ही एक नाइट क्लब का हिस्सा बनती जा रही थी। मैं रोजाना रात को वहां जाती थी और फिर वहां बैठकर सबको देखती रहती थी। कुछ लड़के लड़कियां डांस कर रहे होते थे, कुछ डीजे म्यूजिक पर म्यूजिक चलाते, कुछ गेम्स खेलते रहते थे जिसमें बॉलिंग, स्कूनर और इस तरह के गेम शामिल थे। मैं किसी भी खेल का हिस्सा नहीं थी, ना ही किसी डांस में शामिल होती थी। बस एक कोने में बैठ जाया करती थी और सबको देखती रहती थी। शुरू में रात को देर होने पर मेरी सास फोन करके पूछती थी कि मैं कहाँ हूँ और कब आऊंगी, मगर जब मैंने इस बात पर उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया तो बाद में उन्होंने मेरी खबर लेना छोड़ दिया था। मैंने अपनी सास को साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने मेरे मामले में दखल अंदाजी की तो मैं मीडिया में चली जाऊंगी और उनकी फैमिली को बदनाम करके रख दूंगी। झूठ बोलकर, इल्जाम लगाकर और बहुत कुछ कहकर ये शरीफ लोग थे मेरी धमकी से डर गए और मुझे आजाद छोड़ दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वो दोनों घुट रहे थे। मैं जहाँ रोजाना रात गुजारने जाती थी, वहीं फिर मुझे एक लड़का मिला। मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि वह रोजाना मुझे देखता रहता है। मैं एक कोने में बैठी रहती हूँ, किसी से कोई बात नहीं करती। मैं इस जगह का हिस्सा नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ? ये उस लड़के का पहला सवाल था और पहली बात थी जो उसने मुझसे की थी। रोहन की बात से मुझे उसमें दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने उससे दोस्ती कर ली और रोहन के 2 और दोस्त थे, मेरी उनसे भी दोस्ती हो गई। इस तरह मुझे 3 अच्छे दोस्त मिल गए। पहले मैं इस जगह पर मजबूरन आया करती थी ताकि मैं अपनी सास और पति को तकलीफ पहुंचा सकूं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर रोहन जैसे दोस्तों की संगत मिल गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उन तीनों की यह बात बहुत अच्छी थी कि वो तीनों अपनी हद में रहते थे। मैं गुस्सा जरूर थी, लेकिन मुझे भी अपनी हद का अंदाजा था। दोस्ती हो गई थी
लेकिन उसने मुझे कभी ना डांस के लिए ना किसी गलत फरमाइश के लिए मजबूर किया था। हम शाम को इकट्ठे होते थे और सारी रात बातें करते थे, इधर उधर घूमने जाते थे, लड़के लड़कियों को देखकर उन पर हंसते एंजॉय करते थे और फिर सुबह होने से पहले घर चले जाते थे। मुझे इन तीनों से दोस्ती में कोई बुराई महसूस नहीं हो रही थी। एक दिन मैं वहां से वापस आई तो मेरी सास मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा कि अब बहुत हो गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, बेहतर होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। उनका बेटा मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार है। सास की बात पर मैं जोर से हंसने लगी और मेरी सास मुझे हैरत से देख रही थी कि मैं क्यों हंस रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं इतनी जल्दी उनकी और उनके बेटे की जान नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी जिंदगी को माँ बेटे ने मजाक समझ रखा है कि जब चाहे मुझे इस घर में ले आए और जब चाहे निकाल दे। मैंने उनसे कहा कि मैं इसी घर में रहूंगी और अगर मुझे यहाँ से किसी ने निकालने की कोशिश की तो मेरे मौत के जिम्मेदार वह खुद होंगे। मेरी सास एक बार फिर से मेरी धमकियों से डर गई थी और खामोश हो गई, लेकिन सास की बातों ने मुझे एहसास दिला दिया था। मैंने सोचा अभी से मेरी सास मुझे इस घर से निकालने की बात कर रही है। अब इसी घर में उनकी आंखों के सामने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दूंगी। इसी मकसद के लिए मैंने रात को नाइट क्लब में जाने के बजाय रोहन और उसके दोनों दोस्तों को घर पे बुलाना शुरू कर दिया। मेरे तीनों दोस्त रात को घर आ जाते थे और मैं उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठकर शोर शराबा करती थी। मैं अपनी सास और पति को खूब जलाती थी। मैं अपने दोस्तों से कहती थी वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसे या उल्टी सीधी बातें करे ताकि उनकी वो बातें मेरी सास और मेरे पति के कानों तक पहुँचे और उनके दिल जले। मेरी सास तो हमें इस तरह से देखकर जहर का घूंट भर के रह गई थी। फिर एक दोस्त सिगरेट लेकर आया जिसमें नशा था। मैंने अपनी सास को दिखाने के लिए वो सिगरेट मुंह से लगा लिया था और सास को दिखाने के चक्कर में मैं रोजाना सिगरेट पीने की वजह से मुझे नशे की लत भी लग गई थी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि इनको दिखाने और जलाने के चक्कर में मैं खुद को बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। रोहन और उसके दोनों दोस्त मुझे दोस्ती के नाम पर बुराई की तरफ ले जा रहे थे और मुझे कुछ होश नहीं था। एक दिन मेरे पति जल्दी घर आए और मुझे रोहन और उसके दोनों दोस्तों के वीडियो दिखाने लगे जिसमें वो तीनों लड़कियों के साथ गलत हरकत कर रहे थे। मैं वो सब देखकर भी ढिठाई से अपने पति के सामने चीखने चिल्लाने लगी और बोली कि मैं यह सब जानती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बातों से मेरे पति का चेहरा फीका पड़ गया था। वह मुझे बेयकीनी और सदमे से देख रहा था। उसकी आंखों में नमी चमक रही थी, मगर मुझे तब भी उसका कोई एहसास नहीं हुआ। उल्टा मैंने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बोली उसकी नसीब में खूबसूरत लड़की नहीं है तो वो दूसरे लड़कों के नसीब से जलने लगा है। रोहन और उसके दोस्त खूबसूरत लड़के थे, इसीलिए उन लड़कियों के काबिल भी थे। मेरी बात पर मेरा पति बिल्कुल खामोश हो गया और पहले कभी जो मुझे समझाने की कोशिश करता था वो भी छोड़ दिया। मेरी सास गुमसुम सी अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। मेरा पति सारा दिन घर से बाहर गुजारने लगा। इन सब से सबक लेने और शर्मिंदा होने के बजाय मैं बदतमीजी पर उतर आई और पूरे घर में किसी मालकिन की तरह घूम रही थी। अपने दोस्तों को भी बुलाकर अब मैं अक्सर किसी न किसी कमरे में ले जाती और खाते पीते मूवी देखते रहते। मेरी इस अय्यासी और बदचलनी की वजह से मेरी सास को एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और मैं जो घर पर थी अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय सुकून से अपने कमरे में जाकर बंद होकर सो गई। मेरी सास की एक नौकर थी, उन्होंने मेरी सास को संभाला और मेरे कमरे का दरवाजा बजाकर मेरी सास को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगी। मुझे इस नौकरानी से बहुत उलझन थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी जो हालात की सताई हुई
इस घर में नौकर बनकर रह रही थी। वो लड़की सांवली थी मगर बहुत ही तेज थी और पहले दिन से मैं उसे इस घर में अपनी सास के साथ देख रही थी। वो हर मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और फिर उसका यूं मेरे कमरे का दरवाजा बजा बजा कर मेरा सर खाना मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कमरे से निकलकर उसे नफरत से धक्का दिया और गुस्से से कह दिया कि अगर उसे इतनी ही परवाह है तो वो खुद अपनी मालकिन को हॉस्पिटल ले जाए। मेरी बातों पर वो लड़की हैरान रह गई और वहाँ से चली गई। मैं नहीं जानती थी कि फिर क्या हुआ। उस लड़की ने कैसे मेरी सास को हॉस्पिटल पहुँचाया, मगर अगली सुबह एम्बुलेंस मेरी सास की लाश को लेकर घर पहुँच गई थी और उसे घर लाने वाली वही नौकरानी थी, जबकि यह मेरी जिम्मेदारी थी। अपनी सास की मौत पर पहली बार मेरा दिल कांप सा गया था। मेरी सास एक अच्छी औरत थी जिसने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मुझे उसकी मौत का थोड़ा बहुत अफसोस हुआ था। मुझे पता चला कि मेरा पति शहर से बाहर था, इसीलिए वो रात के वक्त अपनी माँ की हालत के बारे में जानकर भी पूरी तौर पर वापस नहीं आ पाया। वो जब घर लौटा तो उसके आगे उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी और मैं अपने कमरे में बंद पड़ी हुई थी। मेरे पति का सदमे से बुरा हाल था। उसके पास उसकी माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। सर मार मार कर रो रहा था और मैं कमरे में बंद उसे सुन रही थी। जब मेरे सास की लाश उठी और घर में मेहमान कुछ कम हुए तो मेरा पति मेरे कमरे में आया। मुझे लगा था वो अपना दुख बांटने आया होगा और पहली बार मैंने उसे बेइज्जती करने का नहीं सोचा, बल्कि मैं उसे तसल्ली देना चाहती थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे कमरे से बाहर खींचकर ले गया और बोला कि मैं उसके घर से चली जाऊं, वो मुझे डिवोर्स भेज देगा। मैं अपनी आदत के मुताबिक गुस्से में आ गई और उसे धमकाने लगी कि वो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकता, मैं उसे सब लोगों में बदनाम कर दूंगी। मेरी धमकी पर उसने जो मुझे कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोला, क्योंकि मेरी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग जानते हैं मैं बदकिरदार लड़की हूँ और लोग कई बार उसे ऐसी बदकिरदार पत्नी को डिवोर्स देने की राय भी दे चुके हैं। मगर उसकी माँ एक अच्छी औरत थी, उसने अपने बेटे को डिवोर्स देने से रोका था और हर बार कोशिश करती रही कि मुझे समझा सके। मैं घमंड में थी कि वो लोग मेरी धमकियों से डरकर खामोश रहते हैं और मुझे कुछ कह नहीं पाते। आज वो भ्रम भी टूट गया था। मुझे आज पता चला कि मुझे सिर्फ मोहलत मिल रही थी, मगर मैं अपनी जिद और ढिठाई की वजह से बहुत आगे बढ़ती चली गई थी। मैं अब सच्चाई जानकर थोड़ी घबरा गई थी और अपने पति को दबाने के लिए उसे एहसास दिलाने की कोशिश करने लगी कि वो अपनी माँ की लाई हुई लड़की को यूं घर से निकालकर अपनी माँ की आत्मा को तकलीफ देगा। मेरी कोशिश थी कि वो मुझे किसी तरह एक बार मौका दे दे, क्योंकि मैं अब पैसों के बगैर नहीं रह सकती थी और अपने घर वालों से मैं बहुत पहले ही इस तरह चीख चीख कर उन सबको जलील करके सारे रिश्ते खत्म कर चुकी थी। मेरी बात पर मेरे पति ने नफरत से मुझे देखा और कहा कि मेरी माँ तुझ जैसी लड़की को लाकर खुद भी पछतावे में थी, इसीलिए उसकी आत्मा कभी बेचैन नहीं होगी। फिर उसने मुझे बताया कि कैसे उसकी माँ की तबीयत खराब होने पर उसकी नौकरानी ने उसे कॉल किया था। तब उसने ही नौकरानी से कहा था कि वो कॉल पर मुझसे बात करवाए ताकि वो मुझे कह सके कि मैं उसकी माँ को अस्पताल ले जाऊं। मगर जब नौकरानी ने मेरा दरवाजा बजाया तो मैं उल्टा चीखने लगी और उससे कह दिया कि वह खुद ले जाए। तभी मेरा पति दूसरे तरफ फोन पर मौजूद था और उसने सब सुन लिया था। वो बोला कि उसने तभी सोच लिया था कि अब उसकी माँ चाहे जितने भी वास्ते दे वो मुझ जैसी लड़की से रिश्ता नहीं रखेगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई और उसकी माँ तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई। वो पहली बार मुझे नफरत से देख रहा था और बोला कि उसे कभी भी खूबसूरती की चाहत नहीं थी, वो हमेशा से सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहता था।
मगर उसकी माँ की इस ख्वाहिश ने उन दोनों माँ बेटों को जलील करवा दिया था। मैं सच जानकर खामोश रह गई थी। मेरा पति मेरी खूबसूरती से कभी खुश ही नहीं था। वो सिर्फ मुझे पत्नी की हैसियत से इज्जत देता रहा और मैं समझती रही कि वो मेरी सूरत का दीवाना है। मेरी सुने बिना मेरे पति ने उसी वक्त मुझे डिवोर्स दे दिया। साथ ही उसने मुझे डिवोर्स के कागजात तैयार करवाने तक मुझे गेस्ट हाउस में रहने को कहा। मुझे उस वक्त भी महसूस नहीं हुआ और अब भी मैं अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे जताने के लिए कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, अपने तीनों दोस्तों को घर बुलाया और उनके साथ हल्ला गुल्ला करते हुए बेशर्मी की हद पार कर दी। मेरा पति उस रात घर से चला गया था और मैं भी अपना काम खत्म कर चुकी थी। मैंने उन लड़कों के साथ नशा किया और जब उन्होंने मुझे होशो हवास से बेगाना देखा तो पहली बार अपना असल रूप मेरे सामने ले आए और वह सब मिलकर मेरे साथ ज्यादती करने लगे। मैं चीखते चिल्लाते मदद मांगती रही मगर मेरी सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। अगले दिन वो लड़के मुझे मुर्दा हालत में वहीं छोड़कर चले गए और मेरे पति ने आकर मुझे डिवोर्स के कागजात पकड़ा दिए। मैं डिवोर्स के कागज लेकर भी उस हालत में नहीं थी कि वहां से कहीं जा सकती। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। अपनी इज्जत गंवाकर मुझे एहसास हुआ कि क्लब में नशा करने वाले लड़के कभी दोस्त नहीं हुआ करते, जबकि उनकी असलियत तो मेरा पति मुझे बहुत पहले बता चुका था। मगर मैं जिद में अंधी हो गई थी और अपनी इज्जत को खुद उन लड़कों के हवाले कर बैठी थी। पूरा 1 हफ्ता मैं वहाँ बेबस पड़ी रही और नौकरानी मेरे आगे खाना फेंक कर चली जाती थी। जब कुछ संभल कर मैं बाहर निकली तो सामने मेरे पति के साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। वो मुझे देखकर ठिठक गई तो मेरे पति ने उसे बताया कि यह मेरी पहली पत्नी है जिसे मैंने डिवोर्स दे दिया है और अब इसका मेरे घर पर कोई हक नहीं है। फिर वो मेरी तरफ पलटा और बोला कि अब मैं संभल चुकी हूँ तो अपना गंदा शरीर लेकर इस घर से चली जाऊँ, क्योंकि उसकी पत्नी को मेरा शरीर यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने उस लड़की को देखा तो हैरान रह गई। वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, मगर वो उस बदसूरत मर्द के पहलू में सुकून से खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर गुलाब बिखरा हुआ था और वही नौकरानी अपनी नई मालकिन के आगे पीछे घूम रही थी। फैमिली पूरी थी और मेरी वहाँ कोई जगह नहीं थी। इस फैमिली का हिस्सा मैं भी तो हो सकती थी, मगर मैंने अपने घमंड में सब कुछ गंवा दिया। अब मैं एक पागल खाने में रहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुए हादसे ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया है। मैं कभी बिल्कुल ठीक होती हूँ और कभी अचानक चीखने चिल्लाने लगती हूँ। मेरे अंदर डर सा ठहर चुका है कि अब मैं पाप का हिस्सा बन चुकी हूँ। भगवान ने मुझे इज्जत की जिंदगी दी थी, लेकिन मैंने खुद अपने लिए जिल्लत बना ली थी। रोहन और उसके दोस्त बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उन खूबसूरत चेहरों का भयानक रूप मैंने जब देखा तो मुझे खूबसूरत चेहरों से नफरत हो चुकी थी। मैं आज भी शीशे में अपना चेहरा देखकर बुरी तरीके से अपने बाल नोचना शुरू कर देती हूँ।